इतिहास से छेड़छाड़ के बारे में बस यही 2 लाइन काफी है कहने के लिए। अगर इतिहास से छेड़छाड़ करके ये चाहते हैं कि आरएसएस पे बैन लगा था वो हट जाए, ठीक है। आरएसएस पे बैन लगा था वो हट जाए, तो आरएसएस ने किया क्या? आरएसएस को याद करने के लिए अगर कोई कर्म, उनके कर्म को अगर याद किया जाए तो एक ही बात से याद किया जाता है, लोग करते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी को मार डाला, आरोप लगा, बैन भी लगा, महात्मा गांधी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या अब तक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अगर इन पर बैन लगा था वो हटा देंगे, तो फिर इनके कर्म बचेंगे कहां? इतिहास में ये कहां अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? कुछ और बातें आपके सामने रखूंगा। इसी तरह से अगर और पीछे चले जाएं, खैर ये जो आज सत्ता में है वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वहां अपने आप को कहीं खड़ा दिखा नहीं सकते, और क्योंकि कहीं खड़े नहीं थे यानी कहीं लड़े नहीं थे, तो वहां वो ये अपने आप को इतिहास में कहां दिखाएंगे? मैं आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इतिहास को मिटाने में आरएसएस अपने आप खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिस तरह एक उदाहरण दिया कि अगर रावण का अस्तित्व ना हो तो राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। उसी तरह से अगर मुगल काल को देखेंगे तो चलिए मुगल काल के सारे अकबर को, औरंगजेब को और जितने भी मुगल कालीन बादशाह रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, यहां मैं ये डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उनके अस्तित्व को नकार दिया जाए, इतिहास से उनको निकाल दिया जाए, तो महाराणा प्रताप को कहां से लाएंगे? शिवाजी को कहां से लाएंगे? उनका अस्तित्व अपने आप खत्म हो गया। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि इन्हें यह पता है कि ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इन्हें कर्नाटका का चुनाव जीतना है, आगे 2024 का चुनाव इनके सर पे खड़ा है, बीच में उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ झारखंड जैसे 2-4 राज्यों का चुनाव सर पे खड़ा है। इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। देश अब इनको लुटेरा मान चुका है, इनकी लूट को पहचान चुका है, तो ये कहां से अपने आप को स्थापित करें, कहां से अपने आप को बनाए रखें? उसके लिए इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। और इतिहास से छेड़छाड़ भी उसी हिंदू मुसलमान का एक पार्ट है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाते रहे हैं। ये तो आरएसएस के ही एक नेता या कार्यकर्ता जो कहिए एफिडेविट देकर के ये मान लिए कि आज तक जितने भी दंगे हुए सारे दंगे आरएसएस ने करवाए हैं। खैर ये अलग इशू है। प्रश्न ये है कि इतिहास से छेड़छाड़, इतिहास से खिलवाड़, इतिहास से कुछ लाइनें काटने की कोशिश, इतिहास से कुछ गायब करने की कोशिश, ये एक मजाक बस है, ये एक वोटिंग की राजनीति है, ये एक ध्रुवीकरण करवाने की कोशिश है जो अक्सर ये हमेशा करते आए हैं। वरना मैंने बहुत छोटे से शब्दों में कहा कि अगर रावण ना हो तो राम का कोई मतलब ही नहीं है। राम को कौन जानता है? राम कौन थे? आप समझने की कोशिश कीजिए।
चलिए भगवान कृष्ण की बात ले लेते हैं, द्वापर युग की बात ले लेते हैं। द्वापर युग में अगर कंस नहीं तो कृष्ण कहां, दुर्योधन नहीं तो पांडव कहां। खैर इन सब चीजों पर ये ज्यादा नहीं सोचते। इनका मकसद होता है कि अपने पापों, कुकर्मों, दुष्कर्मों को छुपाना। तो कैसे छुपाएं? इसी तरह के उलूल जुलूल काम, ऊट पुटांग काम करके ये छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास से छेड़छाड़ जो है ये इसी का परिणाम है। होगा कुछ नहीं, ये करेंगे भी कुछ नहीं। CAA, NRC और पता नहीं कितने ड्रामे। क्या हुआ आपको पता है? कहीं कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असल बात यह है कि 300 लाख करोड़ की चोरी में मिले हिस्सेदारी को नरेंद्र मोदी छुपाने के लिए जाने कितने उपाय कर रहे हैं। यह भी उन्हीं में से एक है। इतिहास से छेड़छाड़ भी उन्हीं में से एक है। मैं इसे कोई महत्व नहीं देता, मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि उनके जो भी करना चाहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इनको तो सामने थप्पड़ मार के कोई चला जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता सामने वाला थप्पड़ मार के गया है। बात का कहां एहसास होगा? मेरे दोस्त, अभी कहीं कुछ फंक्शन था जहां पद्मश्री अवार्ड वगैरह कुछ हो रहा था, तो एक मुस्लिम भाई को इन्होंने पद्मश्री दिया। वो मंच पे पद्मश्री लेने के बाद एक कमेंट पास किया, एक बात बोली। उसने कहा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पद्मश्री दोगे। मैं मुसलमान हूं, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पद्मश्री दोगे, लेकिन आपने दिया। ये खुश हो गए, तालियां बजी, और लोग भी, इनके मूर्ख लोग भी तालियां बजाए, इनके आगे पीछे जो रहते हैं। लेकिन ये इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये मौलाना जी कितना खींच के थप्पड़ मारा है, जिसकी गूंज इनको शायद ही पता चलेगी बहुत बाद में। जिसको इन्होंने एप्रिसिएशन समझ लिया, मतलब जिसको इन्होंने अपनी प्रशंसा समझ ली, हाँ देखिए मैं मुसलमानों को भी देता हूं, ये कह रहे हैं। असल में वो इनकी बहुत बड़ी इंसल्ट मौलाना जी ने किया। खैर, इनको इतना इनको समझ नहीं है, और इनकी समझ पर तो अब सवाल उठ ही चुका है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, और अब तो तिहाड़ जेल से भी चिट्ठी आ गई। मनीष सिसोदिया ने लिख करके पूछा है, कहा है, बताया है कि एक अनपढ़, एक मूर्ख, एक अनपढ़, एक कम पढ़ा लिखे प्रधानमंत्री की कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। और ये बात सच भी है मेरे दोस्त, आपको नहीं लगता क्या? और अगर नहीं तो इसी का फायदा अडानी उठाया, या अडानी जैसे लोग उठाए। नरेंद्र मोदी को यह सलाह किसने दी कि ये 400 लाख करोड़ की ब्लैक मनी जो है संसद में राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके अंडरग्राउंड तरीके से लाओ और अपना साम्राज्य बनाओ, और पूरे गुजरात में उस पैसे को इन्फ्लेट करो। अपने गुजराती चोरों को जो इनके करीबी हैं, सभी को नहीं तो अपने चोर गुजराती मित्रों के जरिए पूरे इस देश को खरीद लो और इस देश पर सदियों तक राज करते रहो। ये इनको सलाह किसने दिया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर जरा भी विवेक नरेंद्र मोदी को होता, जरा भी पढ़े लिखे होते, जरा भी इनमें
सेंस होता, सोचने समझने की विवेकशील सेंस होता, तो ये समझते कि ये काम, और इनको किसी और बात से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है कि ये प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं आजीवन, जब तक जिए तब तक प्रधानमंत्री रहें, यही अकेले नरेंद्र मोदी का मकसद है और कुछ भी नहीं। ये तो वैसे भी कर सकते थे, अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाते संसद से, हो गया होता, कोई रोक नहीं पाता, तो करवाते तो सारा पैसा सरकार को मिलता। जब सारा पैसा सरकार को मिलता, खर्च यही करते, सारा पैसा सरकार को मिलता, उस समय देश कितनी तेजी से तरक्की करता। मैंने इसे लाइव करके आपको बताया था कि देश दुनिया का नंबर 1 बनने में 1 घंटा 1 दिन लगेगा, विश्व गुरु बनने में 1 दिन 1 घंटा लगेगा, हमारा कर्ज पूरा खत्म हो जाता। यह सच है कि 15-20 लाख सबको मिल जाते, यह भी सच है कि ये जो अपने दलालों से बुलवाए थे, कि यह भी सच है कि हर गांव को 200 करोड़ मिल जाते, यह भी सच। विकास के लिए इतना पैसा मिलता जितना नरेंद्र मोदी शायद संभाल भी नहीं पाते।